नॉलेज। आज इससे पहले कि सेठी साहब शुरू करें, 2 मिनट में एक बात कह दूं। आज का विषय है कहानी मुंबई की। मुंबई के बारे में 3 लोग मुझसे सवाल करेंगे, सेठी साहब, माहेश्वरी जी और ठाकरे साहब। एक एक करके मुझसे सवाल पूछते रहेंगे। आज की जानकारी के बाद अगर आपके मन में ये है कि बम्बई के बारे में कुछ और जानना है तो हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं और उसमें हम चाहेंगे कि आप लोग सवाल करें। उसका कैसे प्रोसीजर होगा ये आज के कार्यक्रम की सफलता के बाद होगा। मैं सेठी साहब से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्यवाही शुरू करें। हेलो, साहब शुरू कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कौन जेल साहब को भी निरुत्तर कर सकता है। तीनों को चैलेंज है। नहीं, मैं तो तीनों से निरुत्तर हूँ। मेरी आवाज तुमको आ रही है? इधर से आ रही है। मैं अभी बॉम्बे की रास्ता सुन रहा हूँ। कलर से ही मालूम पड़ता है किसका। आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो, हाँ, हेलो, मैं अभी ये बम्बई की रास्ता कर रहा हूँ। या थोड़ा सा लेट है। अभी ऐसा है कि बम्बई की कहानी जो है, बम्बई की दास्तां जो है वो कई महीने पहले अपन ने जैन साहब से सुनी थी, लेकिन अभी जो है वो अलग तरीके हम आपको दास्तां बता रहे हैं। आपको तो मालूम है बम्बई जो है भारत की, मुंबई की तो है लेकिन भारत की भी आर्थिक राजधानी है। उसके बाद अलग अलग फिल्मों में बम्बई के बारे में, ये बम्बई मेरी जान, बम्बई से आया है मेरा बाबू, ये देख बाबू, ये बम्बई कहे, ये देख बाबुआ। तो बम्बई के अलग अलग दर्शन है और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कलकत्ता से लेके बम्बई तक, हर एक जन बम्बई आने के लिए उत्सुक रहता है, बम्बई देखने के लिए उत्सुक रहता है। तो ये बम्बई की दास्तान हम देखेंगे, सुनेंगे। हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं और वो जो है मैं महेश्वरी जी और सेठी साहब को उनके सवाल पूछेंगे और ये बम्बई की दास्तान बना के लिए हमने आमंत्रित किया है अपने आदरणीय जैन साहब को। जैन साहब नमस्ते। 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 आपका इस बम्बई की दास्तान के कार्यक्रम में तुमसे स्वागत है। पहली बात जैन साहब जी, आप रेडी हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ यार। जी जी जी। पहला सवाल मेरा, अरे यार आवाज मोटा कर देगा। हेलो, हाँ, सवाल करिए, आप सवाल करिए। सवाल करो। पहला सवाल है जी, मुंबई जो है 7 बेडरूम में बनी हुई है। यानी आप ये बताएं कि 7 द्वीप की बनी हुई है। जी जी जी, ऐसा बोलते हैं। हाँ जी तो ये 7 द्वीपों से मुंबई कैसी बनी, ये जरा आप बताइए हमें। जी जी जी। असल में बम्बई में माहिम में अहमद शाह का राज था और बाद में पुर्तगालियों ने माहिम और बम्बई के इन 7 द्वीपों पे कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो उसके बाद ये बात है करीब 16वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा लड़के की शादी पुर्तगाल के राजा की लड़की के साथ हुई और पुर्तगाल के राजा ने इसे दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजा को दे दिया। जब इंग्लैंड की फौज वहां आई और देखा
तो उन्होंने कहा कि ये क्या गड़बड़ हमने कर ली, इन छोटे छोटे द्वीपों पे हम क्या करेंगे, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे जाने का कोई साधन नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फकत 10 पौंड वार्षिक किराए पे दे दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरी बंबई आज के हिसाब से सिर्फ 900 रुपए प्रति वर्ष के किराए पे दे दी गई। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने बड़ी दूरदर्शिता से सोचा कि सूरत में जो हमारा हेड ऑफिस है उसको हम यहाँ ट्रांसफर करके और इसको एक नए बंदरगाह का रूप दे करके हम यहाँ अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। तो इन 7 द्वीपों को जोड़ने की प्लानिंग की गई। 7 द्वीप थे, कोलाबा था, बंबई था, मजगांव था, परेल था, वर्ली था, माहिम था और लोअर बंबई थी। अब इन 7 द्वीप या लोअर कोलाबा भी बोल सकते हैं, ये 7 द्वीपों को जोड़ने के लिए एक इंजीनियर को बुलाया गया, नाम उसका मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। उसने एक प्लानिंग बनाई। प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना करें। प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ प्लीज। उसमें फिर ये प्लानिंग बनाई एक इंजीनियर ने और 1 लाख रुपए का, उस जमाने में 1 लाख रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी, एक स्कीम बनाई 7 द्वीपों को जोड़ने की। उसको ये अंदाज था कि कंपनी इन 7 द्वीपों को जोड़ने की इस स्कीम को मान्य कर लेगी और उसने काम शुरू कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी, उस इंजीनियर ने लाख रुपया खर्च भी किया और वर्ली को बंबई से जोड़ा और माहिम से जोड़ा और कंपनी ने उसके इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया और उसको नौकरी से निकाल दिया। वो जुड़ाव आज भी कायम है, यानी जो कंपनी ने उसको अवैध घोषित किया था, तो आज जो ये अवैध जुड़ा हुआ है उस पे हम बैठे हुए। धीरे धीरे करके उर्ला पे एक पहाड़ी थी और एक पहाड़ी इधर आपकी कोलाबा में भी थी, उसको पूरा ध्वस्त करके और इन 7 द्वीपों को जोड़ा गया और ये करीब चलता रहा। पूरा जुड़ने का काम 1819 तक जाके पूरा हुआ और तब जाकर के ये बंबई पूरे 7 द्वीपों से जुड़ करके पूरी एक बंबई बनी। ठीक है साहब, धन्यवाद। लेकिन मेरे को ये बताइए, इसमें एक नहीं, इसमें दूसरा क्वेश्चन करें, एक के ऊपर हम डिटेल चलेंगे तो बहुत लंबा होगा। आप बाकी अब दूसरा क्वेश्चन चला। मेरे को इतने पूछा है कि ये जोड़े। दूसरा सवाल मेरा है जी, दूसरा सवाल मेरा है मुंबई पहले 1 मिनट में बता दूं, पहले काजवे बनाया गया। काजवे उसको बोलते हैं जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप को जोड़ने के लिए, ब्रिज एक अलग चीज होती है और काजवे अलग चीज होती है। ब्रिज में मैं 1 मिनट में मेरे अर्जेंट कॉल है, में 1 मिनट। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, वहीं पे हेल्थ केयर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो एक्चुअली काजवे कहते हैं कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप को बीच में मिट्टी डाल करके जब जोड़ा जाता है, ब्रिज ऊपर बनता है और ये पानी के अंदर ही मिट्टी। तो पहले काजवे बनाया गया, आपने नाम भी सुना होगा, कोलाबा काजवे वगैरह। तो एक काजवे बना करके और बाद में मिट्टी डाली गई। सेठी साहब, मैं सवाल करता हूँ। जी, मुझे खाना ये don't shout.
आपकी आवाज नहीं, कौन सवाल कर रहे हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ। सेठी जी जी, वो कर ले कि अभी तो आप ले जाओ, मोरे साहब से बात हुई, अमित मोरे से, कि जो ड्यूटी डॉक्टर हो उसको दिखाओ। अभी जो भी ड्यूटी डॉक्टर है वो देखो। आप तो अभी तो चले जाओ, वहां तो कोई ना कोई बता ही देगा आपको। अभी तो ले जाओ ऑटो रिक्शा में। हाँ हाँ हाँ, ठीक। जैन साहब, मेरा सवाल है, जी मुंबई के पुराने इतिहास पर कुछ प्रकाश डालिए। जी, असल में पहले मुंबई के बारे में ये माना जाता था कि मुंबई का इतिहास केवल माहिम के अहमद शाह से शुरू होता है, लेकिन बाद में कांदीवली के पास कुछ खुदाई में ऐसी चीजें मिली है जिससे ये मालूम होता है कि ईसा की 3री 4थी शताब्दी में भी इसका अस्तित्व था और सम्राट अशोक तक ने इस मुंबई पे राज किया। बाद में अलग अलग राजा राज करते रहे और आपको मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि पौराणिक काल तक में भी इसका अस्तित्व था। वो एक दूसरे क्वेश्चन में आएगा इसका जवाब, पर सम्राट अशोक से इसका इतिहास फिर बाद में मालूम हुआ। उसके बाद जहां तक लिखित इतिहास है वो अहमद शाह से शुरू होता है जो माहिम में राज करता था। उसके बाद फिर पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद फिर इंग्लैंड के लोग आए और उसके बाद जो आज़ादी के बाद हुआ और 1960 में अलग से ये बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी बना। ये सारा इतिहास अपनी जगह है। मूल रूप से ये सारी बस्ती कोलियों की बस्ती थी। कोलाबा शब्द भी उसी से बना है, कोली धन आबा, यानी कोली लोगों का आप जहाँ है जहाँ वो रहते हैं। तो पूरी ये बस्ती जो थी वो कोली लोगों से थी और इसका नाम जो मुंबई हुआ वो मुंबा देवी भी कोलियों की देवी थी, तो उसी से इसका नाम भी मुंबई पड़ा बाद में मुंबा आई से। और ये आप अलग अलग जगह आप देखोगे, सायन कोलीवाड़ा, थाने कोलीवाड़ा, कई जगह आपको बंबई में कोलीवाड़ा मिलेंगे। तो मूल निवासी यहाँ के ये कोली लोग ही हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि इतिहास में ये भी मालूम पड़ता है कि यहाँ के मछुआरे ये कोली लोग नाव लेकर पुराने जमाने में ठेठ अफ्रीका के ओमान कंट्री तक चले जाते थे मछलियों को लेने। तो यहाँ का इतिहास है, मुंबई के इतिहास पूरा लेक्चर हो सकता है। अभी मैं शॉर्ट में इतना ही बताऊंगा कि इसका इतिहास सम्राट अशोक से शुरू होकर के आज तक चलता है। सवाल माहेश्वरी जी पूछेंगे। अरे म्यूट कर तीसरा सवाल माहेश्वरी जी करेंगे। तीसरा सवाल हेलो, हाँ हेलो जी हाँ जैन से आप, मेरा सवाल है, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? जी 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 पूछिए। मुंबई की सबसे प्राचीन जगह कौन सी है? सबसे पुरानी जगह? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मैं समझ गया आपका सवाल। मुंबई की सबसे पुरानी जगह, मुंबई की सबसे पुरानी जगह है बाण गंगा, बालकेश्वर में। वो इसलिए कि इसका पौराणिक महत्व है। पौराणिक महत्व इस तरह से है कि सीता जी जब खो गई थी और राम उनको ढूंढने जा रहे थे, तो यहाँ पे ऋषि गौतम निवास करते थे इस बाण गंगा इलाके में। और ये तालाब नहीं था। यहाँ क्या था कि उसी समय राम को प्यास लगी और उन्होंने एक बाण से खाली एक बाण चला करके पानी निकाल दिया और उसी बाण के कारण इसका नाम पड़ा बाण गंगा। इस बाण गंगा पे पहले काफी प्राचीन मंदिर हुआ करते थे, वो पुर्तगालियों ने आकर के सारे ध्वस्त किए और बाद में
उन्हीं जगह पे 18वीं शताब्दी में आज जो मंदिर बने दिखते हैं वो उस 18वीं शताब्दी के मंदिर ही हैं। दूसरी वहीं पे जो एक बालकेश्वर करके जगह है, बालकेश्वर की कहानी ये है कि ये कहा जाता है कि रामायण में ये कहानी आती है कि लक्ष्मण रोजाना जहां भी राम रहते थे आकाश मार्ग से वाराणसी जाते थे, वाराणसी से शिवलिंग लाते थे, राम पूजा करते थे और वो शिवलिंग वापस आकाश मार्ग से वाराणसी छोड़ने जाते थे। एक दिन उनको देर हो गई, लक्ष्मण जी को रास्ते में आते हुए कुछ देर हो गई, तो राम ने क्या किया कि वहीं पे बालू का एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा ये मान करके की कि वाराणसी का ही है। तो बालू से बना ईश्वर बालकेश्वर, ये बालकेश्वर और बाणगंगा ये बंबई की सबसे पुरानी जगह है जिनका की पौराणिक महत्व है। जहां तक ऐतिहासिक घटनाओं का सवाल है, बंबई की सबसे पुरानी जगह है बोरीवली नेशनल पार्क के अंदर जो कान्हेरी की गुफाएं हैं और दूसरी एक मंडपेश्वर की गुफा है, ये बंबई की ऐतिहासिक पुरानी जगह है। और बाणगंगा और आपका ये बालकेश्वर ये पौराणिक पुरानी जगह है। जी ये साहब मुझे जो गाने जब सुने होंगे तो उसमें हर फिल्म में मुंबई को जी। बम्बई कहा गया, माने प्रचलित नाम बम्बई था। बम्बई है मेरा बाबू, ये देख रहे बम्बई का है। ये जो है नाम मुंबई कैसे हुआ और क्यों हुआ? जी, एक्चुअली क्या था कि बंबई का नाम उस समय बंबई नहीं था, क्योंकि अलग अलग द्वीप थे और अलग अलग द्वीपों के अलग अलग नाम थे। फिर क्या हुआ कि जब पुर्तगाली यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि ये एक बहुत बढ़िया खाड़ी है यहाँ। असल में बंबई के बंदरगाह बनने से पहले बंदरगाह का सारा काम थाने में होता था। थाने की जो ये खाड़ी है, इस खाड़ी में विदेशी जहाज आते थे। मैं बंद कर दूं क्या, अगर बहुत जरूरी लोग बात कर रहे हो तो? प्लीज मैं रिक्वेस्ट है, इतना अच्छा प्रोग्राम चालू है, इतने अच्छे सवाल कृपया अपना माइक म्यूट करें। तो क्या हुआ, जो जवाब दे रहे हैं उनको डिस्टर्ब होता है। मैं ये बता रहा था कि उस जमाने में जितने भी जहाज आते थे ये थाने की खाड़ी में आते थे, और थाने की खाड़ी में आने के कारण बंबई का महत्व प्राकृतिक रूप से बंदरगाह पे इतना अच्छा हो सकता है ये किसी ने सोचा ही नहीं था। पुर्तगालियों ने सोचा कि ये खाड़ी बहुत शानदार है, तो पुर्तगाली भाषा में बाम का अर्थ होता है अच्छी और बे को बोलते हैं बाय, तो बाय भी माने खाड़ी, अच्छी खाड़ी, बाम बाय। क्योंकि वो लोग पुर्तगाली लोग इसको बाम बाई बोलते थे और हम लोग इसको सरल भाषा में बंबई बोलने लगे, तो बंबई नाम ऐसे हुआ अच्छी खाड़ी के कारण। इसका नाम मुंबई क्यों हुआ फिर? हाँ, बाद में ये हुआ कि बंबई नाम ऐसा लगता था कि ये विदेशियों द्वारा दिया गया है, तो ये 1996 में महाराष्ट्र की विधानसभा ने ये प्रस्ताव पास किया कि चूंकि ये विदेशी नाम है और बाद में कई जगहों के नाम बदले गए, तो बंबई का भी नाम मुंबई से होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले बताया कि कोली लोग यहाँ के मुख्य निवासी थे, उनकी देवी मुंबा देवी थी, तो उसके नाम पे आई जो है वो देवी का मराठी में आई देवी को बोलते हैं, तो मुंबा आई उससे बन गया मुंबई। अगला सवाल। हेलो
अगला सवाल महेश्वरी जी क्या है क्या? अगला सवाल जी, महेश्वरी जी का है क्या अगला सवाल? नहीं, आपका है। चलिए पहले आप पूछ, कोई भी पूछ लें, अपन समय खराब नहीं करें। मैं पूछता हूँ, जैन जी। साहब साउथ मुंबई को फोर्ट क्यों बोला जाता है जबकि वहाँ कोई फोर्ट ही नहीं है? जी, ऐसा है कि जब पुर्तगाली लोग यहाँ आए तो उन्होंने ये जो साउथ मुंबई जिसे कहते हैं, खासकर साउथ मुंबई में आपका मस्जिद बंदर से लेकर के और जहां आज काला घोड़ा है, इस पूरे इलाके में वाकई में एक फोर्ट था और इस फोर्ट का नाम था बॉम्बे कैसल। ये बॉम्बे कैसल को ने बनवाया था और इसके 3 गेट हुआ करते थे, एक चर्च गेट, एक लायन गेट और एक बाजार गेट। बाद में क्या हुआ कि 1818 में एक भयानक आग लगी और ये फोर्ट पूरा जल गया, लेकिन उसके कुछ अवशेष बाकी रहे। 1869 में उस समय की अंग्रेज सरकार ने सोचा कि बंबई का विकास करना है और उसे आधुनिक रूप देना है, तो ये पुराने टूटे फूटे अवशेष भी अब खत्म करना पड़ेंगे। तो 1869 में पूरे पुराने फोर्ट के वो सारे अवशेष उन्होंने खत्म कर दिए और पूरी जगह प्लेन कर दी, लेकिन उसका नाम ऐतिहासिक कारणों से फोर्ट ही रखा। 2 बाजार गेट और लायन गेट आपको आज भी मिल जाएंगे। गेट के नाम से बाजार गेट एक जगह है और लायन गेट को उन्होंने जो बंबई का बंदरगाह है उसका नाम दिया है। और चर्च गेट स्टेशन है, एक्चुअली वहां पे चर्च गेट नहीं था, जहां पे आपका ये है अपना ये फव्वारा कौन सा बोलते हैं वो, चर्च गेट स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाते हैं, फाउंटेन, तो फ्लोरा फाउंटेन है वहां पे चर्च गेट। तो एक्चुअली और अंग्रेजों ने इसका नाम बॉम्बे कैसल से हटा करके फोर्ट जॉर्ज रख दिया था, तो वो फोर्ट जॉर्ज खत्म हुआ लेकिन फोर्ट नाम कायम रहा उसकी ऐतिहासिकता के कारण। माहेश्वरी जी। अच्छा, नेक्स्ट अगला प्रश्न में जैसे पायतुनी के नामकरण की क्या कहानी है? हाँ, ये देखिए पायधुनी नाम मैं मैं बताता हूँ। पाय कहते हैं पैरों को और धुनी कहते हैं धोने को। असल में क्या हुआ, जो मैंने बताया कि बंबई के 7 द्वीप थे, उस 7 द्वीप में जो सबसे बड़ा द्वीप था, उस द्वीप का आखिरी कोना पूरा वो ऐसा लगता था उसका आकार कि एक आदमी सो रहा है, और लास्ट कॉर्नर उसका लगता था पैर, और पैरों को समुद्र जो है वो धो रहा है, तो ऐसा लगता था कि यहाँ पांव धुल रहे हैं, उससे बन गया वो पाय धुनी। अगला सवाल जैन सर जी। ये बॉम्बे में जो भी टूरिस्ट आते हैं एलिफेंटा केव्स को जाते हैं। कहाँ पे? एलिफेंटा केव्स को जाते हैं। जी जी। एलिफेंटा नाम कैसे गिरा उसको? अपने आप तो हाथी नहीं थे। कभी कभी क्या होता है कि मूल नाम इतिहास में दब जाता है और दूसरा नाम प्रसिद्ध हो जाता है। असल में जिसे हम एलिफेंटा कहते हैं उसका वास्तविक नाम है धारापुरी। क्योंकि एलिफेंटा भी काफी पुरानी जगह है, पुरानी वहां पे गुफाएं हैं, स्वाभाविक है कि उनका निर्माण भी गुप्त काल में हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक अलग द्वीप में होने के कारण वो मुख्य भूमि से कटे रहे। जब एक पुर्तगाली ने वहां जाकर के पहली बार गया और उसने देखा कि वहां बाहर 2 हाथी की मूर्ति है, तो उसके मुंह से निकला एलिफेंटा, तो उस जगह का नाम ही वो एलिफेंटा पड़ गया। कभी कभी नाम भी ऐसे ही पड़ते हैं। अभी एक उदाहरण दूंगा आपको अमेरिका का। असल में अमेरिका की खोज की कोलंबस ने। कोलंबस जाना नहीं चाहता था अमेरिका, वो भारत आना चाहता था। उसका जहाज गलत दिशा में मुड़ गया
और उसने वहां एक आदमी से पूछा इशारा करके कि ये क्या है। वो सोच रहा था कि आदमी जवाब देगा इंडिया। उसने बोला अमरीका, जबकि उस व्यक्ति का नाम अमरीका था। तो अमरीका से बन गया अमेरिका। तो इसी तरह से वो एलिफेंटा देख करके उसका नाम पड़ गया एलिफेंटा, पर वास्तव में इतिहास में पुरानी जब खोज हुई तो उसका नाम है धारापुरी। सेठी जी, गिरगांव का नाम गिरगांव क्यों पड़ा? गिरगांव का नाम इसलिए गिरगांव पड़ा कि जब आपका ये सारी ये जगह जुड़ गई, सातों द्वीप जुड़ गए, तो वहां पे एक छोटा सा गांव हुआ करता था। लोगों को मालूम नहीं था कि उस गांव का नाम क्या है, लेकिन आप जानते हैं कि वहां एक मलाबार हिल है, और वो हिल के नीचे, हिल मतलब गिर, गिर कहते हैं हिल को। गिर शब्द मराठी में भी गिर है, हिंदी में भी गिर है, और संस्कृत में भी गिर है। मूल रूप से संस्कृत का नाम है गिर। गिर के नीचे जो गांव है वो है गिर गांव, इसलिए उसका नाम गिरगांव पड़ा। हाँ माहेश्वरी जी। हेलो। हाँ, सायन का नाम सायन क्यों पड़ा? सायन का नाम इसलिए सायन पड़ा, जी जी जी, सायन क्यों पड़ा? वहां पर एक माउंट था, पहाड़, और आमतौर पे उस पहाड़ के नीचे, ये पहाड़ भी बाद में तोड़ दिया गया, पर सायन के वहां एक पहाड़ हुआ करता था, और उस पहाड़ के नीचे यहूदी लोग रहते थे, यहूदियों की बस्ती थी। उन यहूदियों ने अपना एक पूजा घर बनाया, और उस पूजा घर का नाम दिया माउंट जायन, ZION। एक्चुअली था वो जायन, सायन नहीं, जायन। वो माउंट जायन के नाम से कि ये जगह क्या है, बोले माउंट जायन है, तो माउंट जायन के नाम से उसका नाम पड़ गया। माउंट लोगों ने हटा दिया, फिर बोलने लगे शॉर्ट करने के लिए जायन, और जायन बोलने में दिक्कत जाती थी तो उसका नाम ही फिर हो गया सायन। बाद में वो पहाड़ भी हट गया, वहां से यहूदी बस्ती अपना कोलाबा की तरफ चली गई, पर नाम सायन, जायन की जगह सायन हो गया। ये मेरा अगला सवाल है कि जो अभी तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है जी रेलवे टर्मिनस, तो पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे। जी, तो जब ये रेलवे लाइन शुरू की मुंबई से ठाणा, तब कहीं जब वो आइडिया होगा कि कई स्टेशन बनाना चाहिए, तो ये विक्टोरिया टर्मिनस की स्थापना की कहानी क्या है? असल में, और इसको विक्टोरिया टर्मिनस का नाम दिया। जी जी, मैं समझ गया। असल में क्या है कि बंबई में जो रेलवे लाइन डली, वो रेलवे लाइन भारत के भले के लिए नहीं डली थी। मूल रूप से आपके यवतमाल, जलगांव, इस इलाके में कपास बहुत अच्छा होता था, और सारी कपड़ा मिले थी इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में ज्यादातर। जी हाँ, मैं बता रहा था विक्टोरिया टर्मिनस पे। तो जो वो रेलवे लाइन डली, वो रेलवे लाइन, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, तो वो रेलवे लाइन इसलिए डली कि वहां का कपास भेज दिया जाए। शुरू में तो बोरी बंदर से लेके आपको मालूम है थाने तक रेल चली, लेकिन बाद में जब ये पता लगा कि भाई हमको और रेलवे लाइन डालना पड़ेगी और इसको आगे तक ले जाना पड़ेगा, तो एक बड़े स्टेशन की कल्पना भी की गई। तो उस समय उस स्टेशन का बजट रखा गया था 16 लाख रुपए, और एक आर्किटेक्ट को नियुक्त किया गया कि आप इसकी डिजाइन बनाएं। तो जो आर्किटेक्ट था उसने पूरे यूरोप का दौरा किया, और अंत में लंदन में ही सेंट पैक्रॉस स्टेशन है, उसकी डिजाइन के आधार पर ये डिजाइन तय की गई।
और ये स्टेशन 1889 में बन के तैयार हुआ। 78 में इसका काम शुरू हुआ और लास्ट में चूंकि इसमें थोड़ा और चीजें ऐड की गई तो उस समय इसकी कास्ट आई 27 लाख रुपए, जो उस समय बहुत बड़ी कास्ट थी। और उस समय जो ये बिल्डिंग बनी तो नई बिल्डिंग एशिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। उस समय इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उसके नाम पे नाम रखा गया विक्टोरिया टर्मिनस। लेकिन आजादी के बाद फिर ये लगा कि हमको उन पुराने गुलाम नामों से मुक्ति प्राप्त करना है, तो उसके आधार पर फिर इसका नाम रख दिया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और बाद में फिर अभी 2-3 साल पहले इसका फिर संशोधन हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हुआ। जी अगला। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कैसे हुआ? 1912 में प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज पंचम भारत आए। जॉर्ज पंचम और उस समय जो महारानी थी वो भारत आए। उनके स्वागत में आज जहां पर गेटवे ऑफ इंडिया है, एक लोहे का स्ट्रक्चर बनाया स्वागत द्वार के रूप में और उनका स्वागत किया गया यहाँ पे और उनको फिर आगे ले जाया गया। उस जमाने में आने जाने के साधन जहाज के ही होते थे, एयरपोर्ट तो था नहीं, जहाज से आए और जहाज से आकर के और वो यहाँ पे उतरे और उतरने के बाद वो सीधे गए। लेकिन बाद में उनकी स्मृति को स्थायी रखने के लिए ये तय किया गया कि यहाँ पर इसको स्थायी रूप देना है और ये स्थायी रूप बन जाएगा तो ये भारत का एक प्रकार से गेट होगा, आने का द्वार होगा। तो उसका फिर स्थायी स्ट्रक्चर बनाया गया और ये स्ट्रक्चर 1922 में बन के तैयार हुआ और ये गेटवे ऑफ इंडिया बना। तो कई लोगों को ये गलतफहमी है कि जॉर्ज पंचम के आने से पहले बन गया था। जरूर पहले बना था, लेकिन वो अस्थायी स्ट्रक्चर था। इसको पक्का स्ट्रक्चर उनके जाने के बाद उनकी स्मृति में बनाया गया। आपको एक बात और बता दूं कि जून 1948 में भारत की आजादी तो अगस्त 47 में हो गई थी, लेकिन उसका अंतिम दस्ता जून 1948 में ही गया था और वो यही गेटवे ऑफ इंडिया से ही उनको विदा किया था। ये कहा गया कि अगर तुम्हारे लिए एक गेट है तो हमारे लिए भेजने की जगह भी। जी सर। 11 हाँ महेश्वरी जी। अच्छा चलो ठीक 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 ठीक। जी अगला सवाल महेश्वरी जी। माहेश्वरी जी शायद लाइन में अभी, आप ही कर दीजिए। ओके। ये साहब, ये बम्बई में सबसे पैलेशियल होटल जो है ताज पैलेस है। ताजमहल। तो ताज पैलेस जिसको ताजमहल बोलते हैं अभी, ताजमहल ताज पैलेस। तो ये ताज महल इतना बड़ा होटल कब बना, किससे बनाया और इसके पीछे की कहानी क्या है? ये इतना असल बड़ा में जी 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 दो फ्रांस के बंधु थे, उनका नाम था पियरे ब्रदर्स और वो जाना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में माइक बंद करें। उस समय नई फिल्म बनी थी, उस फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। उनका जहाज खराब हो गया, जो भी हो गया, उनको यहाँ बॉम्बे में स्टे करना पड़ा। उस फिल्म को दिखाने के लिए उन्होंने एक जगह तय की और वो जगह थी वाटसन होटल, उस जमाने की सबसे बड़ी होटल बम्बई की।
वाटसन होटल के बाहर एक चीज जगह एक लाइन लिखी थी कि यहाँ पे भारतीय और कुत्ते अलाउ नहीं है आना, इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड। लेकिन उस जमाने में जमशेदजी टाटा भारत के बहुत बड़े उद्योगपति बन चुके थे और उनकी इच्छा थी कि वो इन फिल्म को देखे। लेकिन क्या हुआ कि उनको एंट्री नहीं दी गई। तो जमशेदजी टाटा ने कहा कि अब मैं एक ऐसी होटल बनाऊंगा जो दुनिया में अनोखी होगी और उसके बाहर लिखूंगा अंग्रेज और बिल्लियां यहाँ आना मना है। तो उसी को लेकर के उन्होंने ताजमहल होटल बनवाई। ताजमहल होटल जब बनी उस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ होटल थी। आज उसमें 544 कमरे हैं, 43 स्वीट है और आज भी जब फॉरेन से कोई आदमी आता है तो उसके मन में एक ख्वाहिश रहती है कि मैं कब बंबई जाऊंगा और ताजमहल होटल में ठहरूंगा। ये जमशेदजी टाटा ने अंग्रेजों द्वारा किए गए उस अपमान का बदला लेने के लिए ये ताजमहल होटल बनाई थी और ये आज भी एक विश्व की बहुत शानदार चीज है और बंबई की एक पहचान बन चुकी है। दोस्त लोग था 8 को तो लड़के। रेड्डी साहब, कुर्ला का नाम जैन साहब, कुर्ला का नाम कुर्ला कैसे पड़ा? कुर्ला को उस जमाने में की लोकल भाषा में एक्चुअली क्या है कि वहां बस्ती नहीं थी और बड़ी दलदली जमीन थी। उस दलदली जमीन में केकड़े एक किस्म का जानवर होता है, वो केकड़े बहुत पाए जाते थे और लोकल लैंग्वेज में केकड़े को कुर्ला बोलते हैं। तो केकड़े बहुत पाए जाने के कारण उस जगह का नाम कुर्ला पड़ गया। मेरा आखिरी सवाल है, जैन साहब, एयरपोर्ट की स्थापना कैसे हुई? मुंबई एयरपोर्ट, देखिए राइट बंधु ने जब आविष्कार किया उसके पहले तो लोगों का आना जाना आपका इसी से होता था, जहाज से। फिर क्या हुआ कि जब एयरपोर्ट की बात शुरू हुई और जहाजों की बात शुरू हुई तो भारत में सबसे पहले 1928 में जुहू एयरपोर्ट बना और इसकी कुल जो एयर स्ट्रिप होती है विमान पट्टी का वो सिर्फ 3400 फुट की है। तो बहुत छोटे जहाज आ जा सकते थे। लेकिन 1928 में बनने के 4 साल बाद तक भी वहां कोई जहाज न तो आया न गया। जमशेदजी टाटा ने 4 साल बाद 1932 में पहला जहाज, हवाई जहाज वहां से जुहू हवाई पट्टी से कराची तक उसकी उड़ान भरी उन्होंने। और वो भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी कि भारत भी हवाई युग में प्रवेश कर गया। थल पे चलना और जल पे चलना तो बहुत पुरानी वो थी, लेकिन हवाई जहाज से जाना तो ये भारत में उस समय की बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब धीरे धीरे ये लगा, उस समय इसका नाम जुहू एयरपोर्ट नहीं था, इसका नाम था विले पार्ले फ्लाइंग क्लब। इसका नाम विले पार्ले फ्लाइंग क्लब था। बाद में जब जरूरत पड़ी कि हमको, तो सांता क्रूज में एयरपोर्ट बना और सांता क्रूज का जो आज डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो 1959 तक ठीक से बन के शुरू हुआ। बाद में आपको मालूम है टर्मिनल 2 बना जहां से आज हो जाती है। तो मूल रूप से पहला एयरपोर्ट बंबई का ही नहीं पूरे भारत का जुहू एयरपोर्ट है। जी मैं महेश्वरी जी का सवाल करता हूँ। जी, मुंबई की रेलवे लाइन की क्या कहानी है? अपनी मैसेज मोकलो। किसकी? रेलवे लाइन की, मुंबई की रेलवे लाइन की क्या कहानी? मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन को हम खत्म कर दें, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत जिक्र मैंने मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के उस समय बता दिया था, फिर भी मैं बता देता हूं। असल में
मुंबई की जो पहली रेलवे लाइन बनी थी, सबसे पहली रेलवे लाइन मुंबई की नहीं बनना थी। पहली रेलवे लाइन बनी थी हावड़ा से लेके चांचौड़ा तक। क्या वहाँ के जो डिब्बे वहां पे रेल के जाने थे, जिस जहाज में वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, वो जहाज डूब गया। उसके कारण से, और इस बीच तब तक यहाँ रेलवे लाइन बन गई थी। तो 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलवे लाइन चली और उस समय 34 किलोमीटर रेलवे को चलने के लिए करीब करीब 1.25 घंटा लगा था। और गया वो नहीं, मैं बताता हूँ। रोजगार के दृष्टि से भारत में संभावना की सबसे बड़ी जगह मुंबई है। मुंबई में कहते हैं कि आदमी काम करने वाला होना चाहिए, यहाँ कभी भूखों नहीं मरेगा। अगर एक आदमी बाहर से कोई आता है, यहाँ बस जाता है और बाद में ऐसा बसता है कि बंबई से बाहर नहीं जाता, इसीलिए इसको कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं। आपको यहाँ तेलुगु लोग भी मिलेंगे, तमिल भी मिलेंगे, उत्तर भारतीय भी मिलेंगे, मारवाड़ी भी मिलेंगे, गुजराती भी मिलेंगे, बंगाली भी मिलेंगे, और ये सब मिल करके एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बना करके। और यहाँ आज भी फाइनेंस के, चाहे सीए हो, सीएस हो, आईसीडब्ल्यूए हो, ये कोर्स करने वाले जितने भी नए बच्चे होते हैं, सबसे पहले उनको जॉब यहीं मिलने की संभावना रहती है। तो बम्बई मेरी जान इसलिए कि यहाँ रह करके आपकी जान, मुझे मालूम था, मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिया। अनीता जी, आप सुखदेव जी मेरी जान बोलते हैं ना, वो भी बम्बई के हैं। तो सुखदेव ने पूछा, सिंधी सुखदेव ने पूछा, बांद्रा नाम पड़ा, बांद्रा तो बोंदरे की वजह से, बांद्रा में क्या बांद्रा बोंदरे की वजह से नहीं, बंदर नहीं थे। बांद्रा तो एक्चुअली वो हिंदी में नाम बदल गया उसका, बंदर था, बंदर नाम था वंदरा। वंदरा से बना बांद्रे, और वांद्रे से बना बांद्रा, और वंदरा एक्चुअली एक गांव था, और वहाँ एक किला भी था पुराने जमाने में। पुराने जमाने में कोई सरदार वगैरह, कुछ ठाकुर टाइप आदमी रहता था वहाँ पे, उसने एक किला बनवाया था, और बांद्रे का किला फेमस है आज भी। तो एक्चुअली वो वंदरा था, बांद्रा नाम बाद में बन गया। शुक्र है बोंद्रे नहीं पड़ा, बच गए हम लोग। मुंबई में काला घोड़ा के पास जो म्यूजियम है, उसके बारे में काला घोड़ा के पास जो म्यूजियम है, हेलो, म्यूजियम के बारे में बताइए जरा। दीपा को तो बहुत जलन है बोंद्रे से। देखिए प्लीज, ऐसा है कि जब इस तरह की बात चले, एकाद हंसी मजाक ठीक है, लंबा एक अच्छा क्वेश्चन किया। ये जो मूल रूप से ये बनाया है टाटा परिवार ने, और ये अपने जमाने का काफी प्रसिद्ध म्यूजियम रहा है। इस म्यूजियम में अगर आप देखोगे तो मुझे जो सबसे बड़ा आश्चर्य लगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन चीजें भी वहां रखी हुई है। इसमें ज्यादातर चीजें
और इसका पुराना नाम था प्रिंस एंड बेल्स प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। तो एक्चुअली क्या था कि इसका बनना आजादी के पहले शुरू हो गया था और प्रिंस ऑफ वेल्स का उद्घाटन करवाया था, इसलिए इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स रखा था। बाद में इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय रखवा दिया। पर ये बंबई में और भी संग्रहालय है, पर अगर बाहर का कोई भी आदमी आएगा तो स्वाभाविक है इसी को देखेगा। पर मूल रूप से इसमें सारी देन जो है वो टाटा परिवार की है। टाटा परिवार ने न सिर्फ इसके भवन को बनवाया है, बल्कि इसमें जितनी चीजें दी है उसमें अधिकांश टाटा परिवार ने अपनी इकट्ठी की हुई चीजें दी है। जैन साहब सवाल है, घाटकोपर का क्या अर्थ है? असल में अगर आप घाटकोपर कभी निकले, खासकर ये जो अपना अंधेरी से घाटकोपर की रोड जाती है, तो आपको दूर से एक घाट दिखाई देता, पहाड़ टाइप दिखाई देता है। तो पुराने जमाने में क्या था कि उस घाट के ऊपर एक गांव था और लोग, गांव का कोई नाम नहीं था, कुछ मकान बने हुए थे और नीचे कोई पूछता कहाँ जा रहे हो तो बोले घाट के ऊपर जा रहे हैं। तो वो घाट के ऊपर से नाम बन गया घाटकोपर। और फिर धीरे धीरे जब उस घाट के नीचे बस्ती बनी तो उस बस्ती का भी नाम घाटकोपर हो गया, पर मूल रूप से उस पहाड़ी के ऊपर जो बस्ती थी उसका नाम घाटकोपर। ठाकरे साहब, चलिए सेठी जी आप, हाँ ठाकरे साहब आ गए। नहीं मेरे सब सेठी जी पूछिए, आप सेठी जी पूछिए जब तक। अरे सेठी जी ने अभी घाटकोपर पूछा, आप पूछिए। तो म्यूजियम गेटवे ऑफ इंडिया है, उसका नाम गेटवे ऑफ इंडिया क्यों रखा है? गेटवे ऑफ इंडिया क्यों रखा है? नहीं वो मैंने बताया था, गेटवे ऑफ इंडिया नाम इसलिए था कि जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो उनके स्वागत के लिए कि ये भारत के अंदर आपके आने का गेट है, भारत द्वार है। हाँ, मेरा क्वेश्चन था नेशनल पार्क के ऊपर जी। नेशनल पार्क कैसे स्थापन हुआ, क्यों स्थापन हुआ और इसकी स्थापना के पीछे प्रेरणा किसकी है? देखिए एक्चुअली क्या है, पहला तो ये कि नेशनल पार्क कहते किसे हैं। नेशनल पार्क ऐसी चीज होती है जो आप कृत्रिम ढंग से जमीन को कोई नए ढंग से वहां वृक्ष रोपण करके कभी नहीं बनाई जाती। प्राकृतिक रूप से ऐसी जगह या पुरानी वनस्पतियां हैं, उनके संरक्षण के लिए एक एरिया विशेष को अलग अलग सरकारें अपने अपने यहाँ पर नेशनल पार्क घोषित कर देती है, ताकि उस वनस्पति का और वहां के जानवरों का संरक्षण हो। दुनिया में सबसे पहले सन 1754 में टोबेगो एक कंट्री है, ट्रिनिडाद और टोबेगो, अगर आपने सुना हो, तो उसने सबसे पहले परंपरा बनाई कि कोई नेशनल पार्क हो सकता है। भारत में मिलाकर के 104 नेशनल पार्क हैं। अब ये कि बम्बई का जो ये संजय गांधी नेशनल पार्क है, पहले इसे बोरीवली नेशनल पार्क बोलते थे। इसकी मूल रूप से स्वीकृति तो हुई, इस एरिया को 1969 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया कि बोरीवली के इस पार्क को, इस जगह को हम नेशनल पार्क घोषित करेंगे। लेकिन इसकी अधिसूचना जारी करने में 5 साल लग गए और वास्तव में ये 1974 से अधिसूचित हुआ कि नेशनल पार्क होगा। ये 104 स्क्वायर किलोमीटर में बना है और जब भी कोई नेशनल पार्क हो जाता है तो वहां सब तरह के बाहरी निर्माण कार्य बंद हो जाते हैं। ये ठीक है कि वहां चलने के लिए थोड़ी सड़क बना दी या अंदर जो लोग
उसकी सिक्योरिटी में रह रहे हैं, उनके लिए छोटी छोटी जगह बना दी। पर अगर आज कोई ये कहे कि मैं 10 मंजिला एक मकान नेशनल पार्क में बना दूं, तो उससे सुप्रीम कोर्ट भी सहमति नहीं देगी। नेशनल पार्क एक होती है सेंचुरी, सेंचुरी होती है किसी जानवर विशेष के संरक्षण के लिए बनाई जाती है, और नेशनल पार्क होता है वो वन्य जीवन के, आपको यहाँ पर आपको हिरण भी मिल जाएंगे, अलग अलग किस्म के सांप भी मिल जाएंगे, अलग शेर भी मिलेंगे, तो बहुत सारे यहाँ जानवर मिलेंगे, और ऐसी वनस्पतियां मिलेगी जो ये बंबई के लिए, मतलब एक इतने बड़े शहर में 4 करोड़ 3.5 करोड़ की अगर पूरे MMRDA की पॉपुलेशन ले ले, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतना बड़ा पार्क होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये बंबई के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जैन साहब, कपड़ा मिलों की स्थापना क्यों और कैसे हुई? जी, कपड़ा मिलों की स्थापना क्यों और कैसे हुई? जी, कपड़ा मिल पूरी दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड के मैनचेस्टर में 1812 में बना था, और ये बड़ा विचित्र काम था कि भारत से कपास जाती थी, वो कपास वहां पे कपड़ा बनता था, और कपड़ा बन करके वापस फिर भारत में आता था। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए आर्थिक रूप से, एक पारसी सज्जन थे नौशेरवान जी, उन्होंने सोचा कि एक कपड़ा मिल यहाँ पे भी शुरू किया जाए। तो 1852 में भारत स्पिनिंग मिल, ये पहली कपड़ा मिल बंबई में उन्होंने डाली, लेकिन इसको शुरू करवाने में अंग्रेज सरकार ने बहुत रोड़े अटकाए। उस समय अंग्रेज सरकार तो नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगता था कि अगर हिंदुस्तानियों ने कपड़ा बनाना सीख लिया तो हमारे कपड़े का क्या होगा। पर क्योंकि मशीन आ चुकी थी, बन चुकी थी, और अंग्रेजों को ये समझाया गया कि आगे जब भी इसके कल पुर्जे लगेंगे तो वो तो इंग्लैंड से ही आएंगे, आप इसकी परमिशन दें। तो बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद 1854 में उस मिल को शुरू करवाने में शुरू हुई। तो बंबई की पहली कपड़ा मिल, भारत स्पिनिंग मिल, 1854 में शुरू हुई थी। अगला सवाल। मेरे और महेश्वर जी के सवाल पूरे हो गए हैं। हाँ, आपके सेठी जी, आपके सवाल। मेरे सवाल पूरे हो गए हैं। आपके पूरे। हाँ, ठाकरे साहब। जैन साहब, हमारे हमने जो सवाल की क्रोनोलॉजी लिखी थी वो तो पूरी हो गई है, लेकिन शायद मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूँगा। थोड़ा सा टिकली सवाल है। ये बम्बई में जो है, ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत पनप गई है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री बम्बई में, मीटिंग में थोड़ी देर से लगा जी, ये फिल्म इंडस्ट्री बम्बई में कैसे स्थापन हुई? जहाँ देखते हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेस, ये सब यार म्यूजिक डायरेक्टर कहीं से भी हो, कलकत्ता से हो, लाहौर से हो, पाकिस्तान से हो, या इंडिया से, वो सब आना चाहते थे बॉम्बे। बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री ने उनको इतना आकर्षित किया था। तो ये बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री में ये क्या ऐसी वजह है कि यहाँ स्थापन हुई, और इतनी लोगों का आकर्षण क्यों है? वैसे तो कलकत्ता में देखिए, असल में क्या है कि बम्बई एक ऐसी जगह थी कि फॉरेन से आना जाना वो सामान्य रूप से बम्बई से ही होता था। हवाई जहाज तो थे नहीं, जहाज थे। और आपको मालूम होगा कि जब मैंने दादा साहब फाल्के के बारे में व्याख्यान दिया था, तब एक चीज आप लोगों को बताई थी कि दादा साहब फाल्के फिल्म की जानकारी लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। उनका आना और जाना दोनों बॉम्बे से ही हुआ था। रहने वाले वो नासिक के थे, पर उन्होंने बाद में ये सोचा कि अगर मुझे
फिल्म बनानी और बार बार कच्चा माल भी बॉम्बे लंदन से मंगाना पड़ेगा, फिल्में भी हमें वहां से मंगानी पड़ेगी, मशीनरी भी वहां से मंगानी पड़ेगी, उसको साउंड रिकॉर्डिंग भी हमारी लंदन में होती थी। तो बार बार आने जाने के लिए ये जगह, तो पहली फिल्म बंबई में बनी 1913 में राजा हरिश्चंद्र, और उसके बाद मराठी फिल्में भी उन्होंने करीब बार। एक चीज जहां शुरू हो जाती है तो स्वाभाविक है उसके विकास की गति भी वहीं होती है। 1931 में जब पहली फिल्म बोलने वाली आलम आरा बनी, फिर वो भी बंबई में बनी। पृथ्वीराज कपूर अभिनेता थे, पेशावर से आए, वो भी मुंबई में आए। तो धीरे धीरे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, और चूंकि यहाँ पे बाद में वी शांताराम ने राजकमल स्टूडियो खोला, मिनरवा स्टूडियो हुआ, उसके अलावा देविका रानी का एक स्टूडियो था, तो ये स्टूडियो भी यहाँ खुले। स्वाभाविक है कि जहाँ स्टूडियो खुलेंगे और जहाँ फिल्म बनेगी तो फिल्म बनने का आकर्षण भी वहीं होगा। लेकिन एक बात ये तय है कि बॉम्बे में हिंदी फिल्में ज्यादा बनती है या फिर सेकंड मराठी फिल्में बनती है, लेकिन भारत में मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगला ये फिल्में भी बहुत बनती है। बंगला फिल्म के लिए कलकत्ता में उसको काली माता के उसके कारण कालीवुड, तमिलनाडु में मद्रास को उसको टालीवुड, ये अलग अलग नाम दे दिए गए। और लाहौर में जो फिल्म इंडस्ट्री बनी उसका नाम लारीवुड, ये वो हॉलीवुड की नकल करके इस तरह से बनते चले गए। पर बंबई के आकर्षण का मुख्य कारण ये था कि यहीं पे ज्यादा स्टूडियो बने, आरके स्टूडियो भी बाद में बना, सारे स्टूडियो यहाँ बने। और अब हालांकि ये है कि भारत का सबसे बड़ा स्टूडियो आज हैदराबाद में है, रामोजी फिल्म स्टूडियो। फिर भी यहाँ पे काफी सुविधाएं हैं, मुंबई फिल्म सिटी में ये सरकार ने बनाया। पर आज भी मुंबई में इसीलिए आकर्षण है क्योंकि शुरू से एक चीज जहाँ बन जाती है फिर वहीं पे ज्यादा बनाती है। तो धन्यवाद, वेरी नाइस, ये बहुत धन्यवाद। एक मिनट, ये जो बम्बई में यहाँ जो भूमिपुत्र हैं वो भी इतनी अच्छी मुंबई की दास्तान नहीं बता सकते थे। आपने तो पूरा बम्बई का, जब से बम्बई तैयार हुई है अभी तक की फिल्म इंडस्ट्री, इसका पूरा विश्लेषण, पूरा विवेचन ये आपने बहुत अच्छी तरह से किया। मैं आपको हमारे तीनों की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको नमस्ते, सलाम और क्या क्या कहूँ। मेरा ये कहना है हर व्यक्ति के लिए कि वो जिस शहर में रहता है उस शहर के बारे में उसको जानना चाहिए। मैं तो बहुत सारे शहरों में रहा हूँ, जबलपुर में रहा हूँ, इंदौर में रहा हूँ, भोपाल में रहा हूँ, रतलाम में रहा हूँ, ग्वालियर में रहा हूँ, धार में रहा हूँ। तो ये मेरा शौक भी है कि उस शहर के बारे में मैं जानूं, उसके इतिहास के बारे में जानूं, उसकी परंपराओं के बारे में जानूं। उससे आप जितना उस शहर को जानेंगे उस शहर से आपका तादाद में उतना ही स्थापित होगा, वरना आप कटे हुए रहेंगे। आप केवल इसलिए मत रहिए उस शहर में कि आप उस शहर के एक नागरिक हैं, इसलिए रहिए कि उस शहर में आप बसते हैं, आप वाकई उसमें बसें। मेरे यहाँ तक कि जैसे बच्चों को अगर कभी मैं टूरिज्म में भी ले जाता तो पहले उस टूरिज्म प्लेस की एक एक इंफॉर्मेशन को, अब तो आपके पास गूगल है, मैं किताबें खरीद के पढ़ता ताकि बच्चों के लिए उस समय गाइड में ही होता था। और बच्चों के दिमाग में हमेशा ये थ्योरी रहती थी कि हम पापा ले जा रहे हैं तो वे क्या है वो बताएंगे भी पापा ही। अब आप कहीं ले जा रहे हो और आपको कुछ पता नहीं है, तो मैं उसका पूरा अध्ययन करता था कि मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, वाराणसी ले जा रहा हूँ, तो वाराणसी में क्या है, मुझे बच्चों को क्या दिखाना है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका महत्व क्या है। जितना एक वो बताएगा गाइड बताएगा प्रोफेशनल, और मैं बताऊंगा ज्ञान देने के लिए। तो ये मेरा शौक कि जिस जगह पे भी मैं जाऊंगा उसके बारे में बराबर जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए तो तैयारी होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। और शायद हो सकता है, हमने अभी तक की तो इसका थोड़ा थोड़ा उपयोग किया है, लेकिन हो सकता है मैं ये चाहूंगा इसका एक सेकंड पार्ट रखें, और जिन लोगों को और भी मन में इच्छा है पूछने की वे पूछें,
और मुझे पहले प्रश्न भेज दें। प्रश्न भेजने का एक ही कारण है कि मैं भी मनुष्य हूं, गूगल नहीं हूं। अगर मैं उसी समय आपकी चीज का जवाब नहीं दे पाया तो अच्छा नहीं लगेगा। आप एक उम्मीद रखते हैं कि जैन साहब जवाब देंगे, और मैं क्या है कि जिनका मुझे जवाब आए वो तो ठीक है, जिनका नहीं आए तो मैं ढूंढ के कम से कम याद कर लूंगा। तो आप अपने प्रश्न मुझे भेजिए, पार्ट 2 इसका रखेंगे और उसमें आपके प्रश्नों का भी मैं उत्तर दूंगा और आपका प्रयास करूंगा कि आपकी जिज्ञासा को शांत करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पार्ट 2 का भी ऐलान कर दिया है। मैं सबसे विनती करता हूँ, ये 3 लोग प्रश्न नहीं करेंगे। ठाकरे साहब, सेठी जी और माहेश्वरी जी को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। अब जो सारे प्रश्न होंगे बाकी के लोग पूछेंगे और वो मुझे बुधवार गुरुवार तक प्रश्न भेज दें, बल्कि जितना जल्दी भेज दें, क्योंकि अल्पतोगत्वा मुझे भी कहीं लाइब्रेरी में या कहीं पढ़ने में उसमें वो पता लग जाए कि मुझे क्या जवाब देना है। थैंक यू वेरी मच। जैन साहब, सही में मैं आपको बोलती हूँ ना, आपके अंदर एक सिम कार्ड है तो सिम कार्ड है। एक एक बात आपके दिमाग में ऐसे फीट की हुई है कि बस पूछ नहीं सके। अरे बस 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 निशब्द कर दिया आपने, निशब्द कर दिया। वैसे ये गूगल से भी कांता मैडम को इतना खराब लगा, वो तो चली गई थी। उन्होंने अभी कहा नहीं हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही यहीं पे हूँ, यहीं पे। सैल्यूट टू यू। तो आपने धन्यवाद। आपने दूसरा ये जो आपने ऐलान किया है कि हम दूसरा भी इसका पार्ट 2 रखेंगे, तो हम जरूर इसका स्वागत करते हैं। और मैं सबको विनती करता हूँ, निवेदन देता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने क्वेश्चन बना के भेजें, ताकि मुझे भेज दीजिएगा जो भी आपके मन में बॉम्बे के बारे में जिज्ञासा है। तो ये जो है आप जरूर क्वेश्चन तैयार कीजिए, भेजिए। कांता मैडम गुस्से में दे रही है, आप निपटाती हूँ। जैन साहब को ऐसे सवाल भेजूंगी कि उनके पास जवाब नहीं होंगे। ऐसा आपको तो सब सवाल मालूम है, आंसर भी मालूम है। वो व्यंग में हंस रही है मेरे पे देख के। सवाल ढूंढने में मुझे परेशानी होगी। आप ही से पूछूंगी, मैं आपसे क्या पूछूं। तो थैंक यू। तो जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ आपसे। आपने तो पहले एक बार ये इसके ऊपर भारी दिया थी, लेकिन ये आज के सवाल जवाब के इसमें बहुत सा मजा आ गया। आपने बहुत रोचक तरीके से सब इंफॉर्मेशन दी। और अभी किसने पहले ये शुरू करके बताया था कि आप शायद दीपा जी होंगी कि जैन साहब को कौन निरुत्तर कर सकता है। वैसा तो अभी तक के नहीं हुआ है। ये अभी जो 18-20 क्वेश्चन पूछे उसमें तो हमने उनको निरुत्तर नहीं किया। मेरा ये कहना है कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि कोई मुझे निरुत्तर कर दे, ताकि मैं उसके चरणों में गिर करके उसे अपना गुरु बना लूं। मुझे मदद करेंगे क्या? जैन साहब, आपको क्या नहीं आता, मैं वही पूछूं। नहीं, मैं आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जरूर ढूंढूंगा। एक बात, जीवन में कोई भी मनुष्य संपूर्ण ज्ञानी नहीं है ईश्वर को छोड़ के। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र में जहाज की क्या औकात है। उस जहाज में कालू का बोरा है, उस बोरे की क्या औकात है। उस बोरे में कालू है, उस आलू की क्या औकात है। उस आलू पे एक मच्छर है, उस मच्छर की समुद्र के